हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये मैराथन वीडियो है। मैराथन वीडियो में आप लोगों को पूरी हिंदी पढ़ाई जाएगी। अंतिम मौका है, ठीक है, अंतिम मौका है। आप 100 में 95% हिंदी में ला सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी में 95% बहुत ही आसानी से ला सकते हो। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में 100 नहीं 101% यही प्रश्न आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, मैं ये 100% गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, आज के इस वीडियो में सारे बहुविकल्पीय प्रश्न एंड और सारे गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में जितना बताया जाए वो पढ़ के जाना, फिर जाओ हिंदी के पेपर में धुआं धुआं करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। ठीक है, ये मैराथन वीडियो है हिंदी का। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। पूरी बुक से आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, कलम का सिपाही के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। जो कलम का सिपाही उसके लेखक कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर का हमारे पास है अमृत राय, या खा है गुलाब राय, या मुंशी इंसानल्लाह खां, या वैद्यनाथ मिश्र। कौन है कलम का सिपाही के लेखक? तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कौन है बच्चों? अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय है। जल्दी से तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में यही सब आएंगे जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, मैराथन वीडियो है, पूरा वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हिंदी गद्य के प्रमुख निबंध के लेखक का नाम बताओ। हिंदी गद्य के प्रमुख विधा जो है निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, यशपाल, आपका प्रेमचंद्र, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। जल्दी से आप लोग बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। घा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तैयार कर लेना। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, और या फिर हमारा चतुर्सेन शास्त्री। अर्धनारीश्वर के रचनाकार, तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। तैयार रखना, बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और अगर आपने ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको हिंदी में 90% लाने से। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, अगला देखो हमारा शुक्ल युग। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कालावधि है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि शुक्ल युग की कालावधि है, जो शुक्ल युग है उसकी कालावधि है 1850 ईस्वी से 1900 तक, या 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो बच्चों, शुक्ल युग की कालावधि जो है वो 1938 से 1938 तक है। तैयार रखना, क्योंकि ये आप लोगों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग का जो प्रमुख इतिहासकार है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बाबू गुलाब राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत ही मेहनत करके सारा क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सारे बच्चे लाइक करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है बच्चों? जयप्रकाश भारती, या फिर गुलाब राय, या फिर हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर जैनेन्द्र कुमार। कौन है अथाह सागर के लेखक? अथाह सागर के लेखक कौन है? तो अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती। तैयार रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं वो कौन सा है? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, या सरस्वती। तो बच्चों, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं वो हैं मर्यादा और हंस। कौन सा है? मर्यादा और हंस। तैयार रखना। ठीक है, मर्यादा और हंस। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं। अगला देखो 8 नंबर क्वेश्चन, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, खड़ी बोली। तो
बच्चों जो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा में। किस भाषा में? राजस्थानी और ब्रज भाषा में। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। सारा क्वेश्चन तैयार करके जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको हिंदी में 95% लाना है, ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत किए गए हैं और आप लोगों के लिए रिसर्च किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सूरज का 7वां घोड़ा जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ये आप लोगों को बताना है। निबंध विधा, उपन्यास विधा, डायरी विधा या कहानी विधा? तो बच्चों सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर है? तो वो हमारा है उपन्यास विधा पर। किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर। क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, राजश्री, जो राजश्री है वो रचना का लेखक का नाम बताना है। राजश्री, गुलाब राय, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, इनमें से कोई नहीं। तो राजश्री के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ सको। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% 95% लाना है तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सारा तैयार करना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि गुलाब राय द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। तो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित जो आत्मकथा है वो कौन सा है? अब इसमें से चाहे जो आत्मकथा हो, ठीक है, लेकिन वो किस विधा पर होगा? आत्मकथा विधा पर ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो वो है मेरी असफलताएं। अब बताओ मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? बहुत बार पूछा गया है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की। साथ में 2 क्वेश्चन तैयार हो गए ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला देखो, राय कृष्णदास निम्नलिखित में से थे। राय कृष्णदास कौन थे? ऑप्शन नंबर का हमारे पास है निबंधकार, आलोचक, गद्य गीतकार, कवि। तो राय कृष्णदास जो थे वो एक गद्य गीतकार थे। कौन थे? एक गद्य गीतकार थे। ठीक है, तैयार रखना, गा वाला ऑप्शन हमारा सही है कि जो राय कृष्णदास थे एक गद्य गीतकार थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो फिर आप लोग हिंदी में जो 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है भाई, आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करना पड़ेगा और तैयार करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को 1 से 2 बार देखकर याद करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हरिभाऊ जो उपाध्याय हैं उनके द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? साहित्य देवता या साहित्य लोचन या साधना के पथ पर या ध्रुव स्वामिनी? बच्चों आप लोगों को बताना है कि जो हरिभाऊ हैं वो उनके द्वारा जो उपाध्याय द्वारा रचित जो हमारा निबंध है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 में तो वो है साधना के पथ पर। कौन सा है? साधना के पथ पर। ठीक है, तैयार रखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तौलिए किस विधा की रचना है? तौलिए किस विधा की रचना है? नाटक विधा, निबंध विधा, एकांकी विधा, कहानी विधा? तौलिए बच्चों, तौलिए किस विधा की रचना है? तो तौलिए जो हमारा है वो एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की रचना है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? रेती के फूल या छड़दा या हंस या कदम्बनी? तो महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है बच्चों? तो महादेवी वर्मा द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो कौन सा है? वो छड़दा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर खा वाला बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है। आधुनिक काल के कवि नहीं है, निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है। बिहारी भूषण, विकल्प का खादोनों या मैथिली शरण गुप्त? तो बच्चों निम्न में से आधुनिक काल के कवि कौन से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है आधुनिक काल के कवि कौन से नहीं है। तो बिहारी जी और भूषण जी रीति काल के कवि हैं, ना कि आधुनिक काल के कवि हैं। तो ये हमारे बिहारी और भूषण दोनों जो है वो एक आधुनिक काल के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर का और खा ये दोनों हमारा सही है। इतना ध्यान रखना जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप लोग हिंदी में 90% 95% ला सकते हो। ठीक है, अगला देखो बच्चों, आपका भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है? जो भारतेंद्र युग है
वो किस काल के अंतर्गत आता है, भक्ति काल या रीति काल या आधुनिक काल या आदि काल। तो बच्चों जो भारतेंद्र युग है वो हमारा किस काल के अंतर्गत आता है, तो शायद आप लोगों को पता होगा। तो भारतेंद्र युग हमारा आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किस काल के, आधुनिक काल के अंतर्गत हमारा भारतेंद्र युग आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलता है। रीति ग्रंथ जो है वो कितने रूपों में मिलता है बच्चों, रीति ग्रंथ के बारे में बताना है। 3 रूप या फिर 4 रूप या 2 रूप या 5 रूप। तो बच्चों जो रीति ग्रंथ है वो का खा ग किसमें, यानी कि 3 रूप, 4 रूप, 2 रूप, 5 रूप। तो रीति ग्रंथ जो हमारा है वो 2 रूपों में मिलता है। कितने रूपों में, 2 रूपों में मिलता है, ठीक है। रीति ग्रंथ याद रखना 2 रूपों में मिलता है, ठीक है। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है बच्चों, यहां क्वेश्चन 19 है। का वाला ऑप्शन है आचार्य केशवदास, खा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य देव या भिखारी दास। तो बच्चों रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, तो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। कौन है, आचार्य केशवदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है और आप लोग याद भी रखना, ठीक है। अगला देखो बच्चों, रसखान किस काल की शाखा के कवि हैं। रीति काल के कृष्ण भक्ति शाखा या भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा या भक्ति काल की आप लोगों की सगुण भक्ति शाखा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोगों को ये बताना है कि जो रसखान किस काल की शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यही बताना है। तो ये हमारे हैं जो आप लोगों का रीति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। किस भक्ति के शाखा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है कि रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं जो हमारे रसखान जी हैं, क्योंकि रसखान जी कृष्ण की महिमा ही करते थे, कृष्ण के गान ही करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग समझो बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना कि छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है। यशपाल है या वृंदावन लाल वर्मा है या रामकुमार वर्मा या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक का नाम बताना है। तो छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो हैं रामकुमार वर्मा जी। कौन है, रामकुमार वर्मा जी, ठीक है। छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है। नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है, ठीक है। बौद्धिकता की प्रधानता या फिर अथीर्थवादी दृष्टिकोण या छंद योजना में नवीनता या क्या है सामाजिक असमानता। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यही पूछ रहा है कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो वो है बौद्धिकता की प्रधानता। कौन सा है, बौद्धिकता की प्रधानता। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। और आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को ना समझ में आए। तो आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे, धुआं करके आओगे। और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन समझना ही समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आज मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं, आप लोग सारा तैयार कर लेना, ठीक है, एक भी छोड़कर बताना। प्लस 1 के रचनाकार हैं। प्लस 1 के रचनाकार कौन है, भूषण या नरेंद्र शर्मा या श्रीधर पाठक या मीराबाई। तो बच्चों प्लस 1 के जो रचनाकार हैं वो कौन है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है। तो प्लस 1 के जो रचनाकार हैं वो है नरेंद्र शर्मा जी। कौन है, नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा खा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रखना। यामा के रचयिता का नाम, यामा के रचयिता का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा या मीराबाई या अशोक वाजपेयी। यामा का बताना है। तो यामा के जो हमारे रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा जी। कौन है, महादेवी वर्मा जी। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि यामा के जो हमारे रचयिता का नाम है वो है महादेवी वर्मा जी, ठीक है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। का वाला ऑप्शन है 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1943 ईस्वी या 1979 ईस्वी। तो तीसरा सप्तक जो हमारा है वो कब प्रकाशित हुआ था बच्चों, तो तीसरा सप्तक जो हमारा है वो आप लोगों का कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, 1959 ईस्वी में। कब, 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 समझो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है धर्मवीर भारती,
सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सन, अज्ञेय, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। तो बच्चों आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं वो कौन है? तो वो कौन है बच्चों? तो वो हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन नंबर सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सन, अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन। देखो कुछ बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे थे सर आपको किसी ने रोस्ट किया है। ठीक है, रोस्ट किया है, तो वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, बट हो सकता है किसी ने किया हो। तो अगर किसी ने भी किया है, मान लो, ठीक है, कोई भी किया हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हमारे स्टूडेंट का पावर है, हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं कि अगर चाहें तो ये पूरा यूट्यूब हिला सकते हैं। ठीक है, इतने हमारे पास स्टूडेंट है और हमारे स्टूडेंट के अंदर इतनी पावर भी है, हमारे स्टूडेंट एनर्जेटिक हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, इतना मेहनत करता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें लिखता हूं उनके लिए, मेहनत करता हूं। ठीक है, तो जो भी वीडियो बनाया है हमारे ऊपर वहां आप जाके कमेंट करो। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पावर ऑफ सरवन लेक्चरर, सभी बच्चे कमेंट करना पावर ऑफ सरवन लेक्चरर। ठीक है, सरवन लेक्चरर, सभी लोग जाओ, जो भी वीडियो बनाया है कोई भी चैनल वाला हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वहां जाओ कमेंट करो पावर ऑफ सरवन लेक्चरर, सभी बच्चे कमेंट करना। ठीक है, आज मैं देखता हूं कितनी पावर है हमारे बच्चों में, सभी लोग जाओ और कमेंट करो उनके नीचे पावर ऑफ सरवन लेक्चरर। ठीक है, कमेंट करना ताकि वो भी समझ जाए कि हमारे स्टूडेंट के अंदर एनर्जी है और वो कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूं, वरना इतनी हमारी कोई वो नहीं है, इतना मेहनत करना कोई हमें जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे बच्चे पढ़कर 90% 95% लाए हैं, तो आपकी बार मैं गारंटी लेता हूं कि टॉपर बनेंगे तो सरवन लेक्चरर का ही स्टूडेंट बनेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, तो जाओ जल्दी से फटाक से कमेंट करना, कोई भी हो जो भी हो। ठीक है, जल्दी से जाओ और आज मैं देखता हूं, सबका चेक करूंगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतवादी युग की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रगतवादी युग की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है हमारे पास सौंदर्य भावना या करुणा तथा नैश की भावना या फिर मानवतावादी प्रवृत्ति या विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो बच्चों ये आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जो हमारा प्रगतवादी युग है ना, क्वेश्चन नंबर 27 में प्रगतवादी युग, तो हमारा गा और घा दोनों सही है। गा और घा दो विशेषताएं बतानी है ना, तो मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये दोनों सही है। ठीक है, अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प का और खा दोनों, या फिर देश प्रेम की भावना। ठीक है, तो निम्न में से रीति काल की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? रीति काल की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, का और खा दोनों होगा। रीति काल की मुख्य विशेषताएं का और खा दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का और खा दोनों होगा 28 नंबर क्वेश्चन तक। 29 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, देखो यहां पूछ रहा है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बताना। प्रयोगवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, घोर वैश्विकता, यथार्थ की दृष्टिकोण, समाज तथा यथार्थ चित्रण या नारी की प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो इसका होगा हमारा दो बताना है ना, घोर वैश्विकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, प्रगतवादी युग की कलावधि है, प्रगतवादी युग की कलावधि है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। खा है 1850 ईस्वी से 1900 तक। गा है 1943 से 1953 तक। घा है 1953 से 1960 तक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1936 से 1943 तक, ये वाला। ठीक है, आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1936 से 1943 तक। ठीक है, तो ये हमारे गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय थे, गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय। अभी हमारा व्याकरण के भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न। व्याकरण से आप लोगों के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इसी वीडियो में आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखना और सारे बच्चे लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी धुआंधार होगी। ठीक है, पूरा आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी, बस आप लोग पढ़ते रहो, पढ़ने के लिए तैयार रहो बस। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, दूसरी बातों पर ध्यान मत दो, पढ़ाई करो, बहुत कम समय है। देखो, राम राम कहीं राम, ठीक है, एंड राम राम कहीं राम, और तुन पर ही रघुव विरव एंड राम गौ सुरधाय। ठीक है, इनमें आपको बताना निम्न में से कौन सा रस है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रस है, ये ध्यान रखना। देखो, इसमें विरह आ गया, विरह का मतलब होता है रोना। तो वीर रस है या करुण रस है या शांत रस या हास्य। देखो, वीर का इसमें नहीं बोध हुआ, ना शांत है, इसमें ना हंसना है, इसमें करुण रस यानी कि रोने का बोध है।
तो करुण लस सही हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन। अगला देखो दूसरा नंबर, शोक बिकल रोहू सब रानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परही भूमितल 12 ही 12। ठीक है, रस फताना है, इसमें भी बच्चा विलाप करना, रोना, रोवही, तो शांत रस भी नहीं है, अद्भुत रस भी नहीं है, हास रस भी नहीं है, करुण रस है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जिसमें रोना आए, शोक आए, ये सब हमारा करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। ठीक है, तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में छाप कराना है। अगला देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 3 है। सारे बच्चों को पता होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें मनहु शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अगला देखो 4 नंबर क्वेश्चन, रूपासी तेरा घन केस पास पास में अलंकार है। रूपासी तेरा घन केस पास पास में कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही बताना है कि रूपासी तेरा घन केस पास पास में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में छंद है, छंद बताना है। ठीक है, छंद कौन सा है? रोला छंद है या कुंडलियां छंद है, सोल्ठा है या हमारा दोहा है? तो इसमें ना तो दोहा है, दोहा तो नहीं है। ठीक है, और ना ही इसमें रोला है। नहीं, रोला और सोल्ठा में से कोई हो सकता है, कुंडलियां नहीं है, क्योंकि कुंडलियां जो है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा एक जो कुंडलियां है ना, वो हमारा क्या है? ये दोनों सिलेबस में नहीं है, केवल हमारे रोला और सोल्ठा है। तो इसमें हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमारा रोला है। कौन सा है? रोला है, ध्यान रखना, रोला छंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि और व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध के तरह। ठीक है, इन पंक्ति में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बतानी है, 11-11 मात्राएं या फिर 13-13 मात्राएं या 14-14 मात्राएं या फिर हमारा 16-16 मात्राएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, तो इसमें हमारी 11-11 मात्राएं हैं। गिन लेना, हमें पहले और तीसरे चरण में बताना है। तो पहले में देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11। और तीसरे चरण में देख लो, तीसरा हमारा ये है ना, यहाँ व्योम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, 11-11 मात्राएं। अगला देखो क्वेश्चन, अपव्यय में उपसर्ग है। अपव्यय में उपसर्ग बताना है। तो अपव्यय में उप है या अप है या आ है या बड़ा आ है। ठीक है, तो अपव्यय में अप है। क्या है? अप है। ठीक है, अपव्यय में अप है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मतलब आगे जुड़ना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो निर है या शु है या सहृदय है या आ है। तो सुदर्शन में आगे क्या जुड़ा हुआ है? शु। तो शु है ना, सुदर्शन में क्या जुड़ा है? शु, तो हमारा शु हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाना है। अनुभाव, अनुचित, अनाचार या अनुचित। ठीक है, तो अनु उपसर्ग लगाकर आपको सही शब्द बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है ना, तो अनु से बनेगा अनुभाव। क्या बनेगा? अनुभाव। ठीक है, ये ध्यान रखना, अनु से क्या बनेगा? अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शताब्दी का समास विग्रह है। शताब्दी का समास विग्रह सतवर्षी, सप्तवर्षी। ठीक है, तो ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समाहार या सप्त ऋषि या फिर 7 सिंधुओं का समाहार। तो सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, गंगा और डैश यमुना। ठीक है, गंगा डैश यमुना में समास विग्रह है। तो गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, यमुना प्लस गंगा, तो गंगा और यमुना हो जाएगा। ठीक है, गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, गंगा और यमुना। राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह है। राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह है। राम प्लस रहीम, राम और रहीम, रमम रहीम या फिर रामा धन रहीम। तो इसका हमारा हो जाएगा राम प्लस रहीम। ठीक है, राम प्लस रहीम। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप।
देखो अच्छी शब्द का तत्भव रूप है, अच्छी शब्द का तद्भव रूप आंख है या कान है या भौं है या दांत है। अच्छी शब्द का तद्भव रूप, तो अच्छी शब्द का होगा आंख। क्या होगा? आंख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तालाब शब्द का तत्सम रूप है। तालाब शब्द का तत्सम रूप होगा समुद्र या झील या तड़ाग या महासागर। तालाब शब्द का तत्सम रूप, तो बच्चों तालाब का जो तत्सम रूप होगा क्वेश्चन नंबर 14 में वो होगा तड़ाग। क्या होगा? तड़ाग। ठीक है, ध्यान रखना। अश्व शब्द का पर्यायवाची है। अश्व शब्द का पर्यायवाची दुरंग या है, पिक या प्रभुत्र या फिर विहंग या द्विज या मरकट कपि। ठीक है, तो अश्व शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? तो अश्व का होगा तुरंग एवं है। क्या होगा? तुरंग एवं है। ठीक है, अंबर और वसन शब्द किस पर्यायवाची है? अंबर और वसन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? ठीक है, कमल का या कपड़ा का या झंडा का या बादल का। तो ये होगा बच्चों किसका? अंबर और वसन। वसन तो वैसे कपड़े का होता है, तो अंबर भी कपड़े का ही होगा। ठीक है, कपड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? अगला देखो, नौका शब्द का सही पर्यायवाची है। नौका शब्द का सही पर्यायवाची है सरवरी, तरी या तटनी या दुदिता। पर्यायवाची देखो, नौका जो होता है चलता है तो नीचे से तरी होता रहता है, तो तरी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? इत्यादि का संधि विच्छेद तो इत धन आदि होगा। क्या होगा? इत धन आदि। ठीक है, इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो इत धन आदि होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यदि धन अपि में संधि है। यदि धन अपि में संधि है। ठीक है, यदि धन अपि में संधि है। यद्यपि, यद्यपि या यदि धन अपि या यद्यपि। ठीक है, तो यद्यपि का जो संधि होगा वो यद्यपि होगा। यदि धन अपि का यद्यपि होगा। क्या होगा? यद्यपि। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभ्यागत, अभ्यागतः का संधि विच्छेद होगा। अभ्यागतः का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो इसका होगा अभिधन आगतः। अभिधन आगतः का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर। फलभ्या रूप है फल शब्द का। फलभ्या जो रूप है वो फल शब्द का। ठीक है, तो ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है या पंचमी विभक्ति बहुवचन या विकल्प का और खा दोनों, या हमारे देखो इसमें आपका फलभ्या दोनों में आता है, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति बहुवचन में। तो हमारा का और खा दोनों हो जाएगा, का और खा दोनों। ठीक है, मते, मते रूप है मति शब्द का। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है या पंचमी विभक्ति एक वचन है या चतुर्थ विभक्ति द्विवचन है या सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये हमारा का वाला ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है कि मति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। मति शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन याद करो। मति का तो याद ही किए होंगे, उसका क्या होगा? मति नाम या मतिसु या मतिभ्या या मतिभि। मतिसु क्या होगा? मतिसु। पठिष्यसि रूप है पठ धातु का। पठिष्यसि रूप है पठ धातु का। तो ये लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है या लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है या लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो लिट लकार है। ठीक है, और हमारा मध्यम पुरुष और एक वचन है। लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, समझ में आ गया ना? हसानी रूप है हस का। तो ये क्या होगा? ये होगा बच्चों हमारा विधलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। विधलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का वाला ऑप्शन सही। तो मैंने व्याकरण के भी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए और हिंदी गद्य पद्य के 30 ऑब्जेक्टिव। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों, इसको आप कम से कम पूरा तैयार कर लेना, फिर आप लोगों का इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा गद्यांश पद्यांश सब कुछ इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश जो आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स करा देगा। ठीक है, एक ही नहीं कई सारे गद्यांश देखेंगे ताकि आप लोगों के पूरे बुक के सारे गद्यांश खत्म हो जाएं। तो चलो हम लोग देखते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है बच्चों। आप लोगों का ये वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना और आप लोग पूरा याद कर लेना। ठीक है, लिखा हुआ है आज जो है विज्ञान जो है मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है।
ठीक है। जो विज्ञान है वो मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही रहेगा। चाहो तो आप इस शक्ति का उपयोग करके आप उत्कर्ष मतलब उन्नति कर सकते हो, और चाहो तो आप लोग लड़ाई करके और एक दूसरे को गिरा सकते हो। ठीक है। ये शक्ति जैसे मोबाइल जो है वो हानिकारक भी है, लाभदायक भी है, ऐसा ये विज्ञान की शक्ति जो है वो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ठीक है। गिराने में रहेगा, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। इतना हमारा है अंडरलाइन वाला पोर्शन, रेखांकित अंश। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना ही पड़ता है, जो कि 2 मार्क्स का आता है। ठीक है। तो 2 मार्क्स का रेखांकित अंश की व्याख्या रहता है। ध्यान से समझना, रेखांकित अंश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना, गलत मत करना, बिल्कुल सही करना। अगर आपको नहीं आता अभी इसी वीडियो में पता चल जाएगा, आता हो या ना आता हो आप करके आओगे। ठीक है। और भोग भावना को दबाए रखने, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही इस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उपयोग को नियंत्रित भी। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इससे रिलेटेड 3 आप लोगों के आएंगे गद्यांश से क्वेश्चंस। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। और विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है वो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया तो 6 मार्क्स आपका फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में ये गद्यांश देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ में क्या है लिखना, संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल देना। और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसमें देखो संस्कृति की बात ज्यादा की गई है। ठीक है। तो इसलिए हमारा ये है जो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और ये हमारा हो गया संदर्भ। संदर्भ में मेन पॉइंट आपका क्या है, इसमें जो आप लोगों का पाठ का नाम है और ये जैसे आपका लेखक का नाम है, पाठ का नाम है, इसको ब्लैक से लिखना, हाईलाइट रहे, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसे लगे किसी टॉपर की कॉपी है और आपको 2 नंबर तुरंत संदर्भ का मिल जाए। ठीक है। ये हमारा है सबसे पहला पॉइंट, संदर्भ लिखना। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही संदर्भ लिखना है। तो अब हम लोग देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। मैंने क्या बताया कि रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आप रेखांकित अंश को 2 से 3 बार पढ़ लो, ताकि आप लोगों का उसका अर्थ पता चल जाए। ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। आज जो है विज्ञान के मनुष्य हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ठीक है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों का भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप लोग उसी जो आप लोगों का अंडरलाइन वाला होता है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे यहां से यहां तक है 1 2 3 4 5 6 लाइन में है, इसको 10 लाइन में अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है, इसमें लेखक है कह रहा है कि वर्तमान युग, जो हमारा वर्तमान युग है, ठीक है, वर्तमान युग जो है विज्ञान की उन्नति का युग है। ठीक है। इसमें जो है विज्ञान की उन्नति कर रहा है, नई नई क्रांति ला रहा है विज्ञान। ठीक है। तो उन्नति का युग है। विज्ञान जो है उन्नति से मनुष्य की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। ठीक है। जो आप लोगों का, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। किंतु जो हमें ये विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है, और अगर आप सही उपयोग नहीं करोगे तो ऐसी शक्ति का क्या फायदा। ठीक है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही हो रहा है। एक व्यक्ति या समूह को उठाने में या फिर दूसरे व्यक्ति या समूह को गिराने में, ठीक है, यही इस शक्ति का उपयोग हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। मतलब जो अहिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसी अपने अंदर भावना उत्पन्न होनी चाहिए। जो विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, विज्ञान की शक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है वो, ठीक है, उसको रोकना चाहिए। अगला आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चों 2 मार्क्स का
कि विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है। विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, तो लिख देना कि विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसने मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। मतलब जो विज्ञान है, विज्ञान, ठीक है, उसने का मतलब है इसमें विज्ञान का ही बात किया गया ना। तो विज्ञान जो है मनुष्यों को हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। यही बता रहा है, जो लेखक है वही बता रहा है, ठीक है। दूसरे को गिराने में नहीं करना चाहिए इस शक्ति का उपयोग। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। फटाफट से तैयार कर लो अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट गद्यांश है बच्चों, जल्दी से तैयार कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कर लो। लिखा हुआ है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग होता है, कुसंग का ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता, ये जो है ये केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बल्कि जो बुद्धि होता है ना, बुद्धि का भी क्षय करता है। जो कुसंग का ज्वर होता है, जो गलत संगति होता है, ठीक है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, कोई युवा पुरुष है अगर उसकी संगत बुरी होगी, मान लो उसकी संगत जो है वो बुरी है, तो किसी युवा पुरुष की संगत अगर बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो वो जो होगा वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ना उसको आगे जाने देगा और पीछे तो जाओगे ही, ठीक है। जब दुनिया आगे चलेगी आप चक्की की तरह वहीं खड़े रहोगे तो आप पीछे ऑटोमेटिक चले जाओगे, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रता चैप्टर से, क्योंकि ये आप लोगों का मित्रता चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, हिंदी में भी 90% 95% लाना है तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो प्रस्तुत गद्यांश है उसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो आप लोगों का रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है अच्छे से, और अच्छी संगति से होने वाले लाभ को उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। जो अच्छी संगति होता है, अच्छी संगति से होने वाले लाभ को आपको उदाहरण के साथ समझाना है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। तो ये आप लोगों का 3 क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ में बस इतना ही लिखना है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और उसको आपको ब्लैक से लिखना है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, और आप लोगों को यही लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत जो हमारा गद्य अवतरण का मतलब जो ऊपर आपका गद्य दिया है, वह गद्यांश दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आज वो जरूर तैयार करना, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको अगला करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लो, यहां लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है, देखो शुक्ल जी कहते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो क्या कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक है। जो बुरी संगति है, जो बुरी संगति वाली लोग हैं वो घातक बुखार के समान हानिकारक है। जैसे एक घातक बुखार होता है ना, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, ठीक है, कभी कभी जिंदगी भी ले लेता है। तो फिर उसी के समान बुरी संगति है, ठीक है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति है वो भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर होता है वो उसके शरीर और स्वास्थ्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जो बुरी संगति है, बुरी संगति वो हमारी नैतिकता, सदाचारा, मन, बुद्धि सबको नष्ट कर देता है। और आप जो है अगर सही रास्ते पर भी जा रहे होंगे तो आप बुरे रास्ते पर चले जाओगे। ये होती है बुरी संगति का असर। और फिर आप लोग देखो एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। जो अच्छी संगति से होने वाले लाभ को बताना है, तो अच्छी संगति जो है सहारा देने वाले बाहु के समान है। मान लो अगर आप कहीं भी डगमगा रहे हो ना, तो अच्छी संगति आपको सहारा देगी, सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, भुजा के समान होती है। और जो
व्यक्ति की जीवन रक्षक है, जो व्यक्ति का जीवन रक्षक है, मतलब जीवन उनका जो है उनकी रक्षा करता है और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। और जो अच्छी संगति होती है वो उसे उन्नति की ओर ले जाती है, आपके मन में आपके अच्छे अच्छे विचारों को बताती है। आप अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है बच्चों। 2 गद्यांश मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया। अब आप ये दोनों गद्यांश जरूर 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 तैयार कर लेना, फिर मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश बता देता हूं ताकि आप लोग पद्यांश को भी करके आओ, छोड़कर नहीं आना एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पद्यांश है। मैंने बहुत ज्यादा देखा और फिर मुझे ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पद्यांश मिला। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, देखो इसमें क्या क्वेश्चन है कि सुनि सुंदर बैन सुधारक स्थाने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी कर नैन दैसेन तिन्हें समुझाए कछ मुस्काएं चली, और तुलसी तेह अवसर सोहे सबहे अवलोकत लोचन लाव अली, अनुराग तराग में भानुदय बिगसी मनुमंजुल गंज गली। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। देखो पद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 ही मार्क्स का आएगा, मतलब अगर आपने गद्यांश तैयार किया तो पद्यांश भी तैयार कर लो, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो पद्यांश भी आपका 6 मार्क्स का, देखो कोई किसी से कम नहीं है। अगर गद्यांश आएगा 6 मार्क्स का तो पद्यांश भी 6 ही मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश का आप लोगों को क्या लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ सहित आप लोगों को व्याख्या करना है जो आप लोगों को गद्यांश। फिर आप लोगों से पूछ रहा है कि सीता जी क्या समझ गई। ठीक है, सीता जी क्या समझ गई दूसरे क्वेश्चन में, मतलब 2-2 मार्क्स का रहेगा। और अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, जो अनुराग तड़ाग है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। देखो इसमें लिखा हुआ है तुलसी, तो यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी इसके कवि हैं, रचयिता हैं। और ये जो हमारा है धनुष भंग वन पथ पर पाठ से लिया गया। किस पाठ से, धनुष भंग वन पथ पर। ठीक है, और वन पथ पर एक अलग शीर्षक है, धनुष भंग एक अलग शीर्षक है। ठीक है, तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, जो हमारा प्रस्तुत पद्यांश है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। यह शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है बच्चों, और ये पद्यांश आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाना क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आप लोगों का गोस्वामी तुलसीदास इसके कवि हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से लिखा है। वन पथ पर जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है शीर्षक, यानी कि हमारा जो पाठ का नाम है, तो उसको भी मैंने ब्लैक से अच्छे से लिख दिया है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ और अच्छे से लिखो। जैसा मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना, बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और ऐसे आप लोग लिख देना, बस आपका काम खत्म। प्रसंग देखो, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। इसमें कहने का क्या मतलब है, जो ग्राम की वधुएं हैं, ग्राम की औरतें हैं जो गांव की, वो राम के विषय में जब सीता जी से पूछती हैं तो वो अपनी मुस्कुराहट और अपने संकेत भरी दृष्टि से ही बता देती हैं कि आखिर ये जो है ये कौन है, राम जी को। ठीक है, तो ये प्रसंग हो गया। व्याख्या समझ लो बच्चों। व्याख्या करने से पहले आप 2-3 बार पढ़ लेना जो आपका पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसी मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। जो चतुर सीता जी हैं उनके मनोभाव को समझ गई और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दी या दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब सीता जी को मुख से बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया। राम के विषय में सब कुछ समझा दिया। और भी और है कि ये मेरे पति हैं, कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं। मतलब साक्षात श्री राम का दर्शन किए तो फिर नेत्रों को लाभ ही प्रदान करेंगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम की वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है बच्चों, जो कि आप लोगों को तैयार करना है। अगर आपने तैयार कर लिया तो गद्यांश पद्यांश आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग एक और पद्यांश देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश देखो,
जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हुई न मित, और रज राजसू ना हुई तौ, और नेक निगो चित। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। अब इसमें भी आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है प्रस्तुत दोहे का संदर्भ और व्याख्या लिखना है। जो आप लोगों का प्रस्तुत दोहा दिया हुआ है, इसका आप लोगों को संदर्भ भी लिखना है और व्याख्या भी लिखना है। ठीक है, किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है, और नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये आप लोग देखो, इसमें आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा संदर्भ। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत दोहा जो है बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। जो नीति शीर्षक है उससे लिया गया है। ठीक है, जो हमारा भक्ति नीति एक पाठ है, लेकिन एक नीति अलग शीर्षक है, और हमारा भक्ति जो है वो अलग शीर्षक है, भक्ति नीति। ठीक है, तो नीति शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग देखो, इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव का ना आने का परामर्श किया है। अगर आपको मित्रता बनाई रखनी है तो फिर धन और वैभव, लालच, इन सबको मित्रता के बीच में मत आने देना, वरना फिर जो आपका मित्रता है वो मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो व्याख्या अच्छे से। कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक जो है वो अर्थात चमक समाप्त ना हो, चटक या चमक जो है वो बनी रहे, तथा मित्रता अस्थाई बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न ना हो, तो धन और वैभव सा इससे संबंध ना होने दे। तो जो धन है और वैभव है उसका इससे संबंध ना होने दे। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है, और मित्र के स्नेह से चिकना और धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, उसकी चमक जो है वो घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त और धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है, मित्रता में कमी आ जाती है, मित्रता में कमी आ जाती है। अब आपसे पूछ रहा है किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। जो किन विपत्तियों के कारण जो है वो मनुष्य का मन मलिन हो जाता है, बच्चों दूसरे नंबर में पूछ रहा है। यानी कि अब आपको यह बताना है कि अब देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो अब आप लोग समझ लेना, बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप समझना कि अगर जो मनुष्य है, मनुष्य के मन में क्रोध, देखो मलिन होने का मतलब क्या है, गंदा होना। तो अगर मनुष्य के मन में क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या, गर्व, ये सब गलत जो चीज है, गलत सोच है, अगर मनुष्य के मन में है तो इसके कारण जो मनुष्य का मन है वो मलिन हो जाता है। अगर आपके अंदर घमंड है, लालच है, ईर्ष्या है, गर्व है, क्रोध है, तो इन सब के कारण जो मनुष्य का मन है वो मलिन हो जाता है। ठीक है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है बच्चों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, तो बच्चों नेह चिकने का मतलब है प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया। किसका? प्रेम रूपी तेल। इसमें किसका वर्णन किया गया? प्रेम रूपी तेल। तो अगर ये एक दूसरे की क्या की गई है, तुलना की गई है, तो इसलिए हमारा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने 2 बच्चों पद्यांश बता दिया, अब एक मैं आप लोगों को बताता हूं, वो आप लोग तैयार कर लेना। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो ये आप लोग पद्यांश जरूर तैयार करना। बढ़त बढ़त, ध्यान से समझना, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, संपत्ति सलिलु, ठीक है, और मन सरोज बढ़ जाए। देख लो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना, मन सरोज बढ़ी जाए, ये आप लोग जाओ फटाक से तैयार करो। ये तो मैं आपको बता दिया, 2 बता दिया, अब 1 2 आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। घटट घटट, ठीक है, घटट घटट, सूना फिर घटे, सूना फिर घटे, और वरु समूल कहिलाए, वरु समूल कुम्हिलाए। ठीक है, ये आप लोग भाई तैयार कर लो इसको फटाक से, ये हमने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि तैयार कर लेना। ठीक है, तो 2 मैंने आपको तीन पद्यांश बता दिया, 1 आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों जो आप लोगों का संस्कृत है उसका गद्यांश पद्यांश।
जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का हिंदी का गद्यांश पद्यांश है उतना ही इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, क्योंकि संस्कृत का गद्यांश और प्लस पद्यांश यानी कि 10 मार्क्स हो जाएगा बच्चों। 10 मार्क्स का अब आप लोगों का गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का, आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। और जो मैं आप लोगों को गद्यांश सबसे पहले बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। लिखा हुआ है आम स्वीकृतः समय इत कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः एंड नागरिकम अभवत प्रथमः भवान एंड एवं पूछन्ति नागरिकस्थं ता ग्रामीणः अकथत त्वमेव प्रथम पूछत इति इदं श्रुतः सह ग्रामीणः अभवत एंड अवदत एंड युक्तम अमेव प्रथमा पूछति। तो वो पूछता है आप दो दूरगामी सह साक्षरो न पंडितः अमुक स्पृतः चा यु जानति पंडितः। ये मैंने पढ़ा भी रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, 1-2 बार पढ़ा भी रखा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो फिर मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, तो अब आप लोग संदर्भ समझो। संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में क्या लिखोगे, इसमें कोई कवि या लेखक नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट ये है कोई कवि और लेखक इसमें नहीं होते हैं, इसमें केवल पाठ का नाम पता हो बस आपका पूरा संदर्भ खत्म हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है हिंदी में। प्रसंग है इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहेली पूछने का वर्णन किया गया है। इसमें पहेली पूछा जा रहा है, ठीक है, एक गांव का आदमी और एक शहरी आदमी के बीच में, ठीक है, क्योंकि जो शहरी आदमी है वो इसका मजाक उड़ा रहा था, तो फिर इससे जो है ग्रामीण का व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछेंगे, ऐसे पहेलियां पूछेंगे। ठीक है, व्याख्या समझ लो। हाँ, मुझे शर्त स्वीकार है, मतलब मुझे शर्त स्वीकार है उस ग्रामीण के ऐसा कहने पर उस ग्रामीण के नागरिक से कहा आप पहले आप ही पूछो। उस नगरवासी ने ग्रामीणवासी से कहा तुम ही पहले पूछो, मतलब पहले आप पूछो, तो वो कहता नहीं पहले तुम पूछो। तो यह सुनकर वह ग्रामीणवासी बोला ठीक है चलो मैं ही पूछ लेता हूं, मैं ही पहले पूछता हूं। बिना पैर का है, ध्यान से समझना, पहले बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, पैर नहीं है उसके पास लेकिन वो दूर तक जाता है। ठीक है, साक्षार अक्षरों से युक्त है, वो अक्षरों से युक्त है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पंडित नहीं है, वो पंडित नहीं है। बिना मुख का है, उसके पास कोई भी मुख नहीं है, लेकिन परंतु साफ साफ बोलने वाला है। ठीक है, और उसे जानता है वह बुद्धिमान है, वो विद्वान है, और जो इसका आंसर बताएगा वो विद्वान है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, और अगर नहीं पता है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ वो क्या है। ठीक है, अगर जो बताएगा वो विद्वान है। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों गद्यांश संस्कृत का। दूसरा अब हम लोग देखेंगे बच्चों, दूसरा जो हमारा है वो गद्यांश देखेंगे। दूसरा देखो, दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश कौन सा है, लिखा हुआ है एयम नगरी विविध धर्माम संगम स्थली महात्मा गांधी बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्य चाह बहवा महात्मा अत्रगत स्वाभिमानम विचारम न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपि तो कलाक्षम अपि इयम नगरी विविधाम कलायाम शिक्लम एंड कृते लोके विद्वम अत्रगतम। ठीक है, एंड कैसे देशे देशे सर्वोत्तम एंड अत्रगतम। ठीक है, एंड प्राथितः एयम निजः प्राचीनम परंपरा इदानी परिलष्यते। ठीक है, ये बच्चों है संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। अब देखो आप लोगों को ऐसे आएगा संस्कृत का इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आप लोगों को वहां आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ, जो आप लोगों का संदर्भ है। तो इसमें पूछ रहा है संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो संदर्भ में सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालना और लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृत है। ये वाराणसी पाठ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, तो ये हमारा है गद्यांश का संदर्भ, संस्कृत का गद्यांश। देखो 5 मार्क्स का आता है बच्चों। अब 5 मार्क्स फिक्स करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जो कि कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो 1-2 दिन में सारा हिंदी पढ़ सकते हो। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा, अब जो बचा है उसको आप पढ़ो। आप लोग 90% 95% ला सकते हो हिंदी में। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सरल सब्जेक्ट है, और अगर देखो तो वो हार्ड है, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सरल है और इसमें बहुत सारी चीजें फिक्स हैं कि यही आएंगे। ठीक है, और सारी चीजें में नहीं फिक्स है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हिंदी में आप लोग नहीं ला पाओगे अच्छे मार्क्स तो और सब्जेक्ट में मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, अनुवाद देखो, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। ये जो नगरी है ये विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थान है और महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर दास, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहां आकर अपने विचारों को प्रसार किया है, अपने विचारों को बताया है, अपने विचारों का प्रसार किया है, चारों तरफ फैलाया है। केवल दर्शन और साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। ये केवल धर्मों के लिए ही नहीं, ये कलाओं और विविध शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी और है इसका हमारा व्याख्या देखो। यहां की रेशमी साड़ियां, जो साड़ियां हैं और देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। जो वाराणसी में रेशमी साड़ियां हैं वो देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। और यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। ये अपनी जो प्राचीन परंपरा है उसका इस समय भी पालन कर रही है। ठीक है, ये हमारा है दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश, जो कि संस्कृत का गद्यांश है बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे पद्यांश। देखो पद्यांश आप लोग देखो, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें लिखा हुआ है कि ध्यान से समझना, किस्वत गुरुत्रम भूमे किस्वत्रम साखात एंड किस्वत शीघ्रता मोवतात किस्वत बहुत्रम त्रात। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश संस्कृत का। फिर उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, माता गुरुत्रा भूमे, खात जो है वो पिशुत्रम अस्त्रम, मन जो है शीघ्रम वताम एंड चिंता बहुतर त्रात। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी पाठ से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पद्यांश जो आपका है। और अभी हमारा अगला भी पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से समझना, छोड़कर मत आना। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको देखो, याद करो। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, दिन रात पढ़ाई करो। ठीक है, प्रसंग देखो, इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता के इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। कि माता पिता के जो महत्व हैं उनका दर्शाया गया है किसके? इस श्लोक के द्वारा। और यक्ष जो है युधिष्ठिर से क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? व्याख्या देखो, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से महान क्या है? जो भूमि है, भूमि से महान क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? या आकाश से ऊंचा कौन है? वायु से शीघ्रगामी क्या है? वायु से भी तेज चलने वाली चीज क्या है? और तिनके से भी अधिक दुर्बल यानी कि क्षीण बढ़ने वाली क्या है? अब युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है। जो पृथ्वी है उससे भी अधिक भारी कौन है? माता है। और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। जो आकाश है, आकाश से भी अधिक ऊंचा पिता है। और वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है। देखो वायु से भी तेज आपका मन चलता है। ठीक है, आपका मन तुरंत हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे तेज चलता है। और तृण से अधिक दुर्बल बनने वाली चिंता है। और जो आप लोगों का तृण मतलब होता है जैसे तिनका, तिनका से भी अधिक दुर्बल जो है वो चिंता है। क्योंकि चिंता जो है वो बहुत ही खराब चीज है। तो ये हो गया बच्चों, युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दिया और बिल्कुल सही सही आंसर दिया। तो फिर हमारा ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश। ये आप लोग तैयार करना। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश देखो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पढ़ा रखा है। अब फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश जो है या प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। जो भारतीय संस्कृति पाठ है उससे लिया गया है। ठीक है, हमारा ये जो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। तो ये हमारा एक श्लोक है जो कि हमारा भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। प्रसंग देखो, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। जो भारतीय लोग हैं उनकी मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद देखो, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुखी का भागी ना हो अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना हो। ठीक है, बस ये हो गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा आप लोगों का हिंदी संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दो मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक बता देता हूं बच्चों। 2 नंबर का श्लोक भी आएगा तो बताना जरूरी है। देखो 2 श्लोक जो मैं आपको बताता हूं, तैयार कर लो जल्दी से।
लिखा हुआ है मरणम मंगलम यत्र विभूषणम भूषणम, ठीक है, कपेशीन यत्र काश्यः काशी केन मिहते, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो। दूसरा तो यही तैयार कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्, इसको ही तैयार कर लो तो फिर आपका 2 श्लोक तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों का सारी चीजें तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए जीवन परिचय का वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा बन गया है और आप लोगों के लिए अभी जल्दी बन भी जाएगा और सारी वीडियोस। तो ये मैं आप लोगों को जीवन परिचय जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं शॉर्टकट में कि आप लोग जल्दी आप लोग इसको तैयार कर लेना। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, ये आप लोगों का लेखक में है, मैंने बता रखा है कई बार। अब अगर आप लोग ना तैयार करो तो आपकी गलती है, ठीक है, आप लोग तैयार कर लो। कवि में है सूरदास, तुलसीदास, मुक्तमित्रानंदन पंत। देखो बहुत जल्दी बता रहा हूं कि 2 मिनट में आप तैयार, आप लोग इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है और आप लोगों को अच्छे से। निबंध देखो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भाई 9 मार्क्स फिक्स करना है तो मेहनत तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो थोड़ा सा कर लो। विज्ञान वरदान है अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार एक समस्या, ये 5 निबंध तो भाई तैयार ही करना पड़ेगा, कॉमन है। अगर आपने और भी तैयार कर रखा है तो आप जीनियस हो, टॉपर हो, ठीक है। तो ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का वीडियो। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, ठीक है, और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अलग से दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसमें मैंने हिंदी के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये आप लोग 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में छाप कराना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल पर नया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो लाएंगे। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।